Welcome, welcome to the very new lecture of soil mechanics, and the whole lecture will covering the syllabus of GATE plus IES. It will be a handwritten notes elaborately. So let's begin and try to understand what a soil is. First, formation. सॉयल कैसे बनता है? सॉयल बनता है रॉक से, और ये जो प्रोसेस है सॉइल के बनने में उसे हम वेदरिंग बोलते हैं। वेदरिंग ऑफ सरफेस रॉक मतलब समय के साथ वो उधेड़ जाती है, उससे परत निकलते हैं और कैरियर जैसे कि विंड, वाटर, ये सब अलग अलग जगह पे लेके उस सरफेस से जो वेदर हुआ है मटेरियल को डिपॉजिट करती है, और इन फ्यूचर वही जाके सॉइल बन जाती है। सो वेदरिंग ऑफ सरफेस रॉक। अब ये वेदरिंग दो तरह से होता है, टाइप्स। ए, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन का ये मतलब हुआ किसी फोर्स के कारण, जैसे कि विंड वगैरह, उसके कारण अगर सरफेस रॉक का वेदरिंग होता है तो हम मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। तो अंडर दिस फॉर्मेशन किस किस टाइप का सॉइल बनता है? मेन है कि कोर्सर कोर्सर सॉइल बनता है। कोर्सर सॉइल यानी कि सैंड हो गया, ग्रेवल हो गया, ये सब बनती है मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस से। ओके। बी, केमिकल सॉरी केमिकल डिकम्पोजिशन। दिस इज द सेकेंड method, second way actually, by which formation of soil occur. So this lead to formation of fine grained soil, fine grained soils. तो अंडर दिस सिल्ट, यू कैन कंसिडर सिल्ट, ये सब क्या है हम बाद में पढ़ेंगे सॉइल क्लासिफिकेशन में। लेट्स जस्ट फॉर आइडिया कि हाउ सॉइल फॉर्मेशन अकर। सिल्ट, फिर उससे भी फाइन हो जाती है क्ले। बता दो इसका लगभग 2 माइक्रोन से छोटा होता है साइज। तो 1 माइक्रोन इक्वल टू होता है 10⁻³ mm। सोच सकते हैं आप, 10⁻³ mm, 1 mm ही इतना छोटा है, उस पर उसका 1000 गुना छोटा होती है क्ले का एक ग्रेन का साइज। ले, तो ये दो प्रोसेस है जिससे बनती है सॉइल। तो एक सॉइल का बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल का क्या नाम है? उसका नाम है ग्रेन। तो व्हाट इज ए ग्रेन? तो ग्रेन आर दी ट्रूली सॉलिड पार्ट। ओके, ये ट्रू सॉलिड पार्ट होती है ऑफ द सॉइल। मतलब सॉइल में तो बहुत चीज रहती है, जैसे कि वाटर, एयर, वॉइड्स वगैरह जिसमें एयर रहती है, एयर पॉकेट्स,
लेकिन ट्रू सॉलिड पार्ट क्या है सॉइल का? वो है एक ग्रेन जो होती है वो सॉलिड पार्ट होती है. इट फॉर्म्स skeletal body of soil. मतलब ये ही मजबूती देती है सॉइल को. ओके. अगर ग्रेन नहीं है, सॉलिड ग्रेन नहीं है तो कुछ नहीं है. तो सॉइल में क्या क्या रहता है इन नेचुरल स्टेट? इन नेचुरल स्टेट a soil contains a grains, that is solid part, air voids, water, फ्री स्पेसेस. वही उसी का नाम है एयर voids का, फ्री स्पेसेस एक्सेट्रा. ये सब चीज रहती है. ओके. अब ये वाटर कहाँ है? ये वाटर फ्री स्पेस को ही ऑक्युपाई करती है. तो दो ही चीज है बेसिकली, एक सॉलिड पार्ट है, दूसरा है फ्री स्पेसेस. ओके. फ्री स्पेसेस में आप कह लो कि एयर है या फिर वाटर है. एनीथिंग इट इज पॉसिबल. ओके. सो देखिए ये देखिए ब्लॉक डायग्राम. दिस इज द ब्लॉक डायग्राम. ये सॉलिड ग्रेन्स and these are the solid grains and these are the free spaces which can be occupied which can be occupied by water or air. Okay. Okay. Now phase diagram. Phase diagram. For engineering study of soil, we idealize soil as following: as a block, this is solid, this is water, this is air. एक्चुअली में सॉइल ऐसा नहीं है. आप कभी नहीं देखे होंगे कि सॉइल में ये तीनों चीज सेपरेटेड है. ओके. बट एनालिसिस के लिए हम इस तरह से अब से देखेंगे सॉइल को. तो ये जो सिस्टम है ये है थ्री फेज यानी कि एयर का फेज है, वाटर है, सॉलिड है, तीनों चीज है. ओके. ये है मोस्ट जनरल फॉर्म. ठीक है. अब टू फेज क्या होता है? टू फेज का ब्लॉक डायग्राम दो हो सकता है. देखिए एक होगी सॉलिड, तो होगी ही होगी क्योंकि वो बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल है, एक ग्रेन. अगर ये नहीं है तो सॉइल ही नहीं है. वाटर. और सेकेंड आप इस तरह से देख सकते हो, सॉलिड और एयर. तो लेट्स make a analysis of three phase diagram first. अब
ये जो पार्ट है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये वेरी बेसिक पार्ट है। आप इसको नहीं समझ पाएंगे तो पूरा सॉइल आप नहीं समझ पाएंगे। तो ध्यान से, 3 फेज सिस्टम। इधर मैं रिप्रेजेंट करूंगा वेट और इधर वॉल्यूम्स। ये है वाटर, सॉरी सॉरी सॉरी, एयर, वाटर एंड सॉलिड। So this is WA, WW, WS, VA, VW, VS। अभी एक चीज आप समझ पा रहे होंगे, एयर का कोई वेट नहीं होगा तो नेग्लेक्टेड, क्योंकि ये मासलेस है। हम एज्यूम करते हैं, एज्यूम्ड टू बी मासलेस। So what we have? Volume of air, volume of water, volume of solid. Weight of air is neglected as it is assumed to be massless. Weight of water होता, weight of solid होता ही है। So what this is? Weight of solid, WW is represented as weight of water, VS volume of solid, V this is volume of water, volume of air. So total वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू V। टोटल वेट will be weight of air plus weight of water plus weight of solid will be considered as total weight, but we assumed weight of air neglected 0. So total weight this quantity only. These are the very basic part. Okay, so okay, why this is neglected 0? You know what is weight? अभी एक टर्म आएगी डेंसिटी, ठीक है? तो घनत्व, एयर का डेंसिटी बहुत कम होता है इसलिए वेट उसका बहुत ही कम होगा, ठीक है? इसलिए हम इसको इंजीनियरिंग कैलकुलेशन में नेग्लेक्ट कर देते हैं।
नाउ अब कुछ टर्म्स पढ़ेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जो हमको आगे काम आएगी, जिसके बेसिस पर हम इक्वेशंस डिराइव करेंगे, कुछ फंडामेंटल इक्वेशंस। तो उसके लिए हमको टर्म्स जानना इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सा टर्म उस इक्वेशन में यूज होती है। बेसिक टर्म्स, फर्स्ट वाटर कंटेंट, इसको हम परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं। इसका डेफिनेशन अगर मैं लिखूं, इट इज डिफाइंड एज weight of water by weight of solid। will be weight of water upon weight of solid into 100%। अब सोचिए, क्या ये जीरो हो सकता है? हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि जो सॉइल है उसमें वाटर है ही नहीं और पूरा का पूरा वॉल्यूम फ्री स्पेस ऑक्युपाइड किया हुआ है, तो वेट ऑफ वाटर कैन बी 0%। सो वाटर कंटेंट कैन बी 0, हो सकता है, इट इज पॉसिबल। मतलब ये आइडियल कंडीशंस है, लेकिन हो तो सकता है ना, चाहे वो आइडियली क्यों ना हो तो सकता है, इट इज फिजिबल। नाउ सेकेंड, क्या ये लेस देन 0 हो सकता है? नेगेटिव हो सकता है क्या? नो, कभी नहीं। तो वेट ऑफ वाटर कंटेंट कैनॉट बी लेस देन 0। समझ, इस बात को समझ लीजिए, यही सब पूछता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, ये वेट ऑफ वाटर कैनॉट बी लेस देन, सॉरी, वाटर कंटेंट कैनॉट बी लेस देन 0, नेगेटिव कभी नहीं होगी। 0 तो बेस है ना, 0 से कम कुछ क्या होगा? सो इसका क्या वाटर कंटेंट 0 से ज्यादा हो सकता है? हाँ, हाँ वो तो होगा ही। 100 से ज्यादा हो सकता है? सोचिए, मतलब जितना वॉल्यूम, जितना वेट वाटर का, उतना उससे ज़्यादा वेट सॉलिड, या फिर सॉलिड से ज़्यादा वेट वाटर का सॉइल के अंदर हो सकता है। ठीक है, वाटर कंटेंट कैन बी ग्रेटर देन 100% ऑल्सो। और उसका हायर लिमिट क्या है? कुछ नहीं है, नो लिमिट। सो वाटर कंटेंट विल बी रेंज फ्रॉम 0 टू ग्रेटर देन 0, क्योंकि हायर लिमिट इसका कुछ भी नहीं है। तो इस पॉइंट को आप कभी नहीं भूलना, ऑब्जेक्टिव के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। देयर इज नो अपर लिमिट ओवर वाटर कंटेंट, क्योंकि ये कुछ भी हो सकती है। सोच लीजिए कि सॉइल का जो पोर्शन है बहुत कम है, मतलब सॉलिड ग्रेन्स का, और पानी ही पानी है। लेक लेक के नीचे जो आपको सॉइल मिलेगा, उस केस में हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, लेकिन ये 0 से कम कभी नहीं होगी, 0 से ज्यादा होगी, और 0 भी हो सकती है। नाउ सेकेंड टर्म, वॉइड रेशियो, वेरी इंपॉर्टेंट। इस टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से, जनरल नोटेशन है,
we cannot do anything. You can represent anything, but आपको बता दूं ये जनरल नोटेशन है E. तो ये क्या होती है? void ratio E is volume of voids divided by volume of solid. अब यहाँ पे समझिए ये वॉल्यूम ऑफ voids क्या होती है. ये देखिए ये थी 3 फेज सिस्टम, सॉइल, सॉलिड, वाटर, एयर. सो ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ एयर एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर, इसको अगर क्लब कर देंगे तो वो कहलाएगी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स. और ये तो हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स. सो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल आप लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर. वेट 0 होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर तो है ना, ठीक है, इसलिए हम टोटल वॉइड्स को वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर लिखते हैं. तो E का क्या हो जाएगा फॉर्मूला? वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. अब देखिए E का रेंज क्या, कहाँ से कहाँ हो सकता है? वॉल्यूम ऑफ एयर 0, वॉल्यूम ऑफ वाटर 0. कभी ऐसा हो सकता है? नहीं, दोनों में से एक ना एक रहेगा, ठीक है. तो E कैन बी लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, बट नॉट लेस देन 0. ओके. E को हमने बताया था वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. अभी एक पॉइंट में बता दूं कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड in a soil, in a given soil is constant. वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपका हमेशा कांस्टेंट होगी, ये कभी चेंज नहीं होगी. जो आपको दिया हुआ डेटा उसमें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हरदम कांस्टेंट होगी. ये चीज आप दिमाग में कुछ ऐसा घुसा लीजिए, सोचिए ये मंत्र है सॉइल मैकेनिक्स का. ये चीज कभी नहीं भूलना कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन ए गिवन सॉइल इज कांस्टेंट, वो हरदम कांस्टेंट रहेगी. ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कांस्टेंट हो गया. अब देखिए, अब कुछ विश्लेषण करते हैं ई के ऊपर, ये क्या क्या हो सकती है. अब फॉर एग्जांपल ई अगर ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यही होगा ना. अगर ये ई ज्यादा है तो यही होगा, मतलब एक से ज्यादा अगर है तो यही हो गया, या फिर कुछ भी है यही होगा. तो इससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं? तो हम कहेंगे, मत इससे साफ यही पता चलता है कि एयर का वॉल्यूम और वाटर का वॉल्यूम ज्यादा है और सॉलिड का कम है. तो वो सॉइल में सॉलिड ग्रेन बहुत कम है, उसका कंसंट्रेशन बहुत कम है. सो वी विल से दैट, सो वी से दैट the soil is a loose soil. ओके, बहुत लूज है, मतलब उसमें सॉलिड का पोर्शन कम है. लूज कहने का मतलब यही हुआ. अब अगर E कम है मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड विल बी ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर. yes or not? So this type of soil is called as dense soil.
अब मुझे बता दो ई क्या रिप्रेजेंट करता है। सो वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल रिप्रेजेंट, ये सब ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ये सब सभी ऑब्जेक्टिव है। वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल रिप्रेजेंट दी लूजनेस एंड डेंसनेस प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, यही है, यही रिप्रेजेंट करती है। तो दिस इज वेरी important point regarding void ratio, that what void ratio represent, it represent looseness and denseness of a soil। अब इसका रेंज पर देखते हैं। ई जीरो हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है कि एयर नहीं है, वाटर नहीं है, सिर्फ सॉलिड है, कुछ ना कुछ होगा। ई कैनॉट बी जीरो फर्स्ट, बिकॉज उसका रीजन क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर कैनॉट बी जीरो, ठीक है, ये कभी जीरो नहीं हो सकती है। ई कैनॉट बी इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी भी नहीं हो सकती है, क्यों, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैनॉट बी जीरो, अगर ये जीरो तो वो सॉइल ही नहीं है। तो ई का रेंज कहां से कहां होगा, सिर्फ ये जानिए कि ई इंफिनिटी नहीं होगी, लेकिन ई ग्रेटर देन जीरो होगी, और देयर इज नो अपर लिमिट, सेम एज वाटर कंटेंट में जो कॉन्सेप्ट बताया था, अपर लिमिट नहीं होगी, आप रेशियो चेक कर लो, नो अपर लिमिट, ई ग्रेटर देन जीरो ओनली, ठीक है। अगर कोई पूछे कि ई का अपर लिमिट क्या है, वॉइड रेशियो अधिक से अधिक कितना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन्फिनिटी भी नहीं हो सकता, लेकिन कुछ भी होगा, ठीक है। देयर इज नो अपर लिमिट ऑन वॉइड रेशियो, इट कैन बी ओनली ग्रेटर देन जीरो। अब ई के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स देखिए। इन आइडेंटिकल कंडीशन वॉइड रेशियो, तो वॉइड रेशियो किस में ज्यादा होगा, कोर्स ग्रेन्ड या फाइन ग्रेन्ड सॉइल में, किस में ज्यादा होगा। अभी देखिए, इन आइडेंटिकल कंडीशन वॉइड रेशियो इज मोर इन फाइन ग्रेन। आप सोच रहे होंगे कि कोर्स ग्रेन्ड सॉइल का होगा ज्यादा, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये फाइन ग्रेन सॉइल में ज्यादा होता है। इन आइडेंटिकल कंडीशन वॉइड रेशियो इज मोर इन फाइन ग्रेन सॉइल। इसका रीजन क्या है मैं अभी बताता हूँ, ओके। देखिए, आप एक स्फीयर सबसे आइडियल शेप है, तो फाइन ग्रेन सॉइल में क्या होता है कि सरफेस एरिया ज्यादा है, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वॉइड्स स्मॉल है, छोटे छोटे वॉइड्स हैं, लेकिन बहुत ज्यादा है, समझ रहे हैं मैं, मतलब फॉर ए कांस्टेंट, इसका रीजन देखिए, फॉर ए कांस्टेंट वॉल्यूम द वॉल्यूम ऑफ void will be more in case of fine grain soil, but size of void
will be less than a coarser type of soil। तो ये दोनों बात अलग है, मतलब कहने का मतलब है कि साइज और वॉल्यूम ये दोनों अलग क्वांटिटी है। कोर्स ग्रेन्ड सॉइल में वॉइड का साइज ज्यादा होगा लेकिन वॉइड का नंबर कम होगा। फाइन ग्रेन्ड सॉइल में वॉइड का साइज कम है लेकिन वॉइड ज्यादा है। तो इन एवरेज टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड फाइन ग्रेन्ड सॉइल में अधिक हो जाता है। तो ई क्या है, वॉइड रेशियो क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सो ई fine grained will be greater than E for coarser soil। Okay, now अब E का ज्यादा होने का मतलब क्या बताया था हमने, E more than the soil is said to be loose type of soil। लेकिन अब मुझे ये बता दो कि आप कंपेयर कैसे करोगे, ई के साथ आप क्या कंपेयर कर सकते हो, कोर्स ग्रेन और फाइन ग्रेन, इन दोनों में कौन ज्यादा लूज है कौन ज्यादा डेंस है। ये कंपैरिजन बेसलेस है। क्यों, क्योंकि दोनों अलग अलग टाइप ऑफ सॉइल है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वॉइड रेशियो ऑफ ए सॉइल can be used to compare the denseness and looseness of same soil sample only। that is comparison sorry comparison cannot be done between clay and gravel using E, but it can be done for clay और gravel इंडिविजुअली। ये बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है, इसका समझ आपको होना चाहिए कि ई को हम यूज नहीं कर सकते, अलग अलग दो कैटेगरी का सॉइल अगर होगा उसको कंपेयर करने में कि ये नहीं बता सकते उसको यूज करके कौन ज्यादा डेंस है या कौन ज्यादा लूज है। हाँ, लेकिन अगर क्ले में ही आप कंपेयर कर रहे हो तो आप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उसमें नहीं कर सकते। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ई का। और एक बात देखिए, हमने क्या बोला, ई जो है, ई अगर अधिक होगा तो वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये दिस टाइप ऑफ सॉइल will be more compressible,
ज़्यादा कंप्रेस हो जाएगा, वो मतलब दब जाएगा। अब अगर आप फोर्स लगाओगे वो अधिक दबेगा, क्योंकि ये दोनों क्वांटिटी ज़्यादा है, तो आप जैसे ही फोर्स लगाओगे ये दोनों कम होगी, मतलब अधिक दबेगी। सो दिस टाइप ऑफ सॉइल विल बी मोर कंप्रेसिबल। Hence, compressibility, ये अभी जान लीजिए, क्योंकि ये कंसोलिडेशन आप जब पढ़ेंगे तो यही काम आएगी, यही एक लाइन कि कंप्रेसिबिलिटी किस में अधिक होती है और क्यों होती है। Hence, compressibility in case of fine grain will be more अधिक than coarser soil, coarse grained soil। क्यों? E fine ग्रेटर देन ई कोर्स, तो ई ज़्यादा, कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट थी।